ज्ञान सरोवर कोचिंग सेंटर के माध्यम से आप सभी का आज बायोलॉजी के पहले क्लास में स्वागत करता हूं। वैसे अगर मेरा थोड़ा सा बैकग्राउंड पे जाए तो मैं डीबीटी स्कॉलर रह चुका हूं। लखनऊ यूनिवर्सिटी से मैंने एमएससी अपना किया हुआ है और फिलहाल मैं गेट क्वालिफाई कर चुका हूं बायोटेक्नोलॉजी फैकल्टी की तरफ से। तो आज सबसे पहले जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो है एनसीईआरटी बायोलॉजी का पहला चैप्टर जो है बायो प्रोसेस 10वीं कक्षा का। तो 9th क्लास में जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कोशिकाओं के बारे में कि कोशिकाएं क्या होती हैं। अगर कोशिकाओं को देखा जाए तो कोशिकाएं जो होती हैं वो हमारे जीव शरीर की जो होती है सबसे छोटी इकाई होती है, जिसको हम लोग रचनात्मक या क्रियात्मक इकाई भी कहते हैं। यानी कि सेल इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द लाइफ और ऑर्गेनिज्म बॉडी। ठीक है, तो बायो प्रोसेस में हम लोग जो आज थोड़ा सा ओवरव्यू देखेंगे कि ये बायो प्रोसेस है क्या, इसमें कौन कौन से प्रोसेस जरूरी होते हैं और ये क्यों जरूरी होते हैं। तो सबसे पहला जो हमने वर्ड लिया वो था सेल। सेल को हमने कहा कि ये जीवन की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। अगर किसी भी चीज की हम लोग बात करें तो उसको अपना कार्य करने के लिए, कोई रचना करने के लिए जो उसका पहला रिक्वायरमेंट होता है वो होता है एनर्जी। क्या होता है? पहला रिक्वायरमेंट होता है एनर्जी। बात आती है कि इस एनर्जी की जरूरत उसको क्यों पड़ती है। तो हमारे जीव मंडल में अगर हम लोग देखें तो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से लेकर के मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं। ये सभी ऑर्गेनिज्म जो होते हैं बहुत सारी क्रियाएं इनमें संपन्न होती हैं, जिनके लिए इनको एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का विकास होने, उसमें मेटाबॉलिक प्रोसेस होने के लिए, कई सारे प्रक्रियाएं होने के लिए उसको एनर्जी की जरूरत पड़ती है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की वृद्धि, उनके विकास, उनकी कोशिकाओं की मरम्मत आदि के लिए उनको एनर्जी की जरूरत पड़ती है। इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं अनुरक्षण प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं अनुरक्षण। यानी कि कोशिकाओं की वृद्धि, विकास, उनकी मरम्मत के लिए जो प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं जिसको हम लोग कहते हैं अनुरक्षण। और बेसिकली सीधे तौर पे कहें तो अनुरक्षण के लिए उसको क्या जरूरत पड़ती है? एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो अगला मैटर ये आता है कि आखिर जीव जो है वो चाहे यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर हो, उनको एनर्जी मिलता कहां है। आज का जो हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट है, बेसिक पॉइंट है, वो इसी पे हम लोग लेके चलेंगे, जिससे हमको ये भी पता चलेगा कि इससे रिलेटेड बायो प्रोसेस में क्या क्या प्रोसेस आते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो चर्चा करेंगे तो पहला बात आता है कि एनर्जी हम लोगों को मिलता कहां से है। तो जीव का जो पहला प्रोसेस होता है जिससे वो अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट पाने की शुरुआत करता है वो होता है पोषण। क्या होता है? पोषण, जिसको हम लोग न्यूट्रिशन भी कहते हैं। पोषण के अंतर्गत जो भी हम लोग ऑर्गेनिक मटेरियल्स लेते हैं उसको हम लोग न्यूट्रिटिव एलिमेंट बोलते हैं, या सीधे तौर पे बोला जाए तो फूड बोला जाता है, यानी कि भोजन। भोजन क्या है? तो ऑर्गेनिक मटेरियल्स है जिससे हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म या प्लांट से प्राप्त करते हैं, किसी एनिमल्स या प्लांट सोर्स से प्राप्त करते हैं। तो भोजन जो लेते हैं हम लोग, जो पोषण लेते हैं, वो न्यूट्रिशन लेते हैं, वो कई प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद हमको एनर्जी फ्यूल के रूप में उससे हमसे कई सारे ऑर्गेनिक मैक्रो मटेरियल्स प्राप्त होते हैं। अब बात आती है कि न्यूट्रिशन के ऐसे कितने चरण होते हैं जिससे फाइनली हम लोगों को ऑर्गेनिक मटेरियल मिलता है, जिससे हम लोग एनर्जी बना पाते हैं या एनर्जी का उत्पादन हो पाता है। ये बेसिकली जो न्यूट्रिशन को देखा जाए तो ये 6 स्टेप में संपन्न होता है। 6 बेसिक स्टेप्स होते हैं न्यूट्रिशन के। पहला स्टेप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंजेशन पहला स्टेप होता है। उसके बाद जो हमारा दूसरा स्टेप होता है, तो पहला स्टेप जो होता है इंजेशन होता है, यानी कि भोजन को ग्रहण करना। जो भी हम लोग ऑर्गेनिक मटेरियल्स लेते हैं सबसे पहले हम उसको ग्रहण करते हैं। ग्रहण करने के बाद दूसरा स्टेप होता है सिक्रीशन,
दूसरा स्टेप होता है सिक्रीशन। जब हम लोग भोजन ग्रहण कर लेते हैं तो वो भोजन हमारी एलिमेंट्री केनाल में जाता है, या अगर यूनिसेलुलर की बात करें तो यूनिसेलुलर में अदर तरह के वेल डेवलप्ड तो नहीं होते हैं, लेकिन अगर अमीबा की बात करें तो उसमें कुछ फूड वैक्यूल्स बन जाते हैं जिसमें वो चला जाता है। तो या तो अगर यूनिसेलुलर की बात करें तो फूड वैक्यूल्स के अंदर, या मल्टीसेलुलर की बात करें तो वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत हमारा ये जो हमारा ऑर्गेनिक मटेरियल है यानी कि फूड है वो जाता है। वहां पहुंचने के बाद दूसरा स्टेप जो संपन्न होता है वो होता है सिक्रीशन यानी कि श्रवण। किस चीज का श्रवण होता है? वो श्रवण होता है पाचक एंजाइमों का। इसका श्रवण होता है पाचक एंजाइमों का, जिसकी सहायता से भोजन को वहां पे डाइजेस्ट किया जाता है। क्या किया जाता है? भोजन को वहां पे डाइजेस्ट किया जाता है। तो तीसरा स्टेप हमारा होता है मोटिलिटी। क्या होता है? मोटिलिटी। मोटिलिटी कहने का मतलब है कि अगर फूड वैक्यूल्स की बात करें या एलिमेंट्री केनाल की बात करें तो जो पाचक एंजाइम फूड पे सिक्रीट किया जाता है यानी कि स्रावित किया जाता है, सबसे पहले जरूरत होती है कि उन पाचक एंजाइमों को भोजन के साथ अच्छे से मिलाया जाए। क्या किया जाए? अच्छे से मिलाया जाए। तो उस मिलाने के लिए जरूरी होती है मोटिलिटी की, यानी कि हमारा एलिमेंट्री केनाल या फूड वैक्यूल जो है उसमें एक खास मूवमेंट होता है और उस मूवमेंट के कारण हमारा भोजन जो है उस पाचक एंजाइमों के साथ अच्छे से मिल जाता है। तीसरा स्टेप जो होता है वो होता है डाइजेशन। क्या होता है? डाइजेशन यानी कि पाचन। जो भोजन हम लोग लिए हैं एलिमेंट्री केनाल में, जो भोजन गया है उसमें उस भोजन का इस पाचक एंजाइमों के द्वारा पूरी तरह से पाचन का अगर हम लोग डिफिनीशन देखें तो ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज ऑर्गेनिक मटेरियल इनटू सिंपलर फॉर्म। कि कहने का मतलब है कि बड़े बड़े ऑर्गेनिक यौगिकों को छोटे छोटे अवशोषित करने योग्य जो यौगिक है उनमें परिवर्तित करने की प्रक्रिया जो होती है वो कहलाती है डाइजेशन। डाइजेशन के फलस्वरूप हम लोगों को जो बेसिक ऑर्गेनिक मटेरियल्स या कई सारे मिनरल्स मिलते हैं, अब जरूरी होती है उनके अवशोषण की। तो अगला जो हमारा स्टेप होता है न्यूट्रिशन का वो होता है एब्जॉर्प्शन यानी कि अवशोषण। क्या होता है? अवशोषण। अवशोषण के द्वारा वो एलिमेंट्री केनाल की दीवार या यहां से कहें तो वैक्यूल्स की दीवार के द्वारा वो अवशोषित होकर विभिन्न कोशिकाओं तक या विभिन्न कोशिकाओं तक उन्हें पहुंचाया जाता है। और फाइनल जो छठा स्टेप होता है वो होता है डेफिकेशन। डेफिकेशन में अब जो हम लोग फूड मटेरियल्स लेते हैं ऐसा नहीं है कि वो सारे के सारे यूटिलाइज हो जाते हैं, उसमें कुछ अनयूजफुल मटेरियल्स भी होते हैं जिनको बाहर निकालने की जरूरत होती है। तो अगला जो स्टेप्स होता है वो होता है डेफिकेशन, जिसमें अनवांटेड मटेरियल्स को अनयूजफुल मटेरियल्स को हम लोग बाहर निकाल देते हैं जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है उसके थ्रू। अमीबा यूनिसेलुलर की बात करें तो यूनिसेलुलर एक छोटा सा एक्सक्रीटरी पोर बनाता है और उस पोर के थ्रू जो होता है अनवांटेड मटेरियल्स को बाहर निकाल देता है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में वेल डेवलप्ड पोर होते हैं जिसके द्वारा अनवांटेड मटेरियल को बाहर निकाला जाता है। तो बात आती है कि इस पूरे प्रोसेस से हमको क्या मिला? तो हमको जो ये फाइनली डाइजेशन से जो मुख्य मटेरियल्स मिलते हैं, जो मुख्य कार्बनिक यौगिक मिलते हैं, जिससे हम लोगों को बेसिक हमारा जो बेसिक रिक्वायरमेंट है एनर्जी की आपूर्ति हो पाती है, वो होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैटी एसिड। ये तीन मुख्य कार्बनिक यौगिक हैं जो हमको हमारे पोषण के थ्रू मिलता है, जो हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स की पूर्ति करते हैं, आवश्यकताओं की एनर्जी का आवश्यकताओं की आपूर्ति करते हैं। कैसे करते हैं? तो ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इन्हें ऑक्सीजन के थ्रू, ऑक्सीजन के द्वारा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकृत कराया जाता है। क्या कराया जाता है? ऑक्सीकृत कराया जाता है। ये ऑक्सीकरण कहां होता है? तो ये ऑक्सीकरण
हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में ही एनर्जी का उत्पादन होता है। तो आप लोग जानते होंगे कि इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द बॉडी या पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, क्योंकि यहीं पे लॉट्स ऑफ एनर्जी का उत्पादन होता है, जिससे हमारे सारे बॉडी की, जैसे हमने शुरू में चर्चा की, अनुरक्षण प्रक्रिया, अनुरक्षण के लिए, हमारे सारे कोशिकाओं की वृद्धि एवं विकास के लिए, हमारे शरीर की कोशिकाओं की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यहां से एनर्जी प्राप्त होती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द बॉडी भी कहा जाता है। तो अगर बायो प्रोसेस की बात करें, जैसा कि हम लोगों ने शुरू में बात किया कि इस एनर्जी, जो हमारा आज का मेन पॉइंट है, एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए जो बायो प्रोसेस होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो बायो प्रोसेस में पहला जो प्रोसेस आता है वो हम लोगों ने बताया कि पहला प्रोसेस क्या होता है, वो होता है पोषण, जिसके थ्रू, जिस प्रोसेस में हम लोग कार्बनिक यौगिकों को ग्रहण करते हैं। ठीक है। दूसरा प्रोसेस, अब हम लोगों ने यहाँ एक एलिमेंट की चर्चा की, एक गैस की चर्चा की, जो है ऑक्सीजन। अब बात आती है कि पोषण में हम लोगों ने कहीं भी ये चर्चा नहीं की कि पोषण के थ्रू हम लोगों को ऑक्सीजन भी मिलता है। तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन आता कहां से है। तो कोई भी जीव अपने आसपास के बाहरी वातावरण से, जलीय जीव जल से, स्थलीय जीव अपने आसपास के वायुमंडल से ऑक्सीजन को प्राप्त करता है। किस प्रोसेस के द्वारा प्राप्त करता है, तो वो प्रोसेस होता है, दूसरा प्रोसेस जो होता है वो होता है श्वसन, यानी कि रेस्पिरेशन। क्या होता है? रेस्पिरेशन, जिसके थ्रू हम लोगों को क्या चीज प्राप्त होता है? ऑक्सीजन। और वो ऑक्सीजन कहां यूटिलाइज होता है? पोषण के द्वारा मिलने वाले 3 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऑक्सीकरण के लिए, जिसके फलस्वरूप हमको एनर्जी की प्राप्ति, और वो ऑक्सीजन हमको अगले जैव प्रकर्म यानी कि श्वसन के द्वारा प्राप्त। यानी कि दूसरा हमारा जो जैव प्रकर्म, इंपॉर्टेंट जैव प्रकर्म है, वो है श्वसन, जिससे हमको क्या प्राप्त होता है? ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। इसी दौरान, इसी प्रोसेस में हम लोग ऑक्सीजन को लेकर के CO2 को बाहर छोड़ भी देते हैं। थोड़ी सी आगे हम लोग जब बढ़ेंगे तो ये हम लोगों को मालूम होगा कि ये O2 आता कहां से। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने चर्चा की थी कि ये ऑक्सीजन जो होता है वो कहां यूटिलाइज होता है? इस कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और एसिड को ऑक्सीकृत करने में। जिस समय ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फैटी एसिड जो होते हैं वो ऑक्सीकृत होते हैं, उसी दौरान एनर्जी के साथ साथ CO2 का भी उत्पादन, और इस CO2 को हम लोग श्वसन के दौरान ही बाहर छोड़ देते हैं। यानी कि श्वसन में हम ऑक्सीजन लेते हैं और ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकृत होने वाले कार्बनिक कंपाउंड के ऑक्सीकरण के दौरान बनने वाले CO2 को बाहर छोड़ देते हैं। दूसरी बात आती है कि ऑक्सीजन तो हम लोगों ने श्वसन प्रक्रिया में ले लिया, लेकिन ये ऑक्सीजन हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचता कैसे है? ऑक्सीजन को हमारे शरीर तक पहुंचाने के लिए ऐसा कौन सा प्रोसेस होता होगा? एक और बात है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैटी एसिड, ये जो हमको मिला है डाइजेशन के फलस्वरूप, ये कोशिकाओं तक कैसे पहुंचते हैं? तो इनको पहुंचाने के लिए जो तीसरा जैव प्रकर्म हमारे जीवों में संपन्न होता है, वो होता है परिवहन। क्या होता है? परिवहन, जिसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलेशन। यानी कि परिवहन के माध्यम से हम अपने सभी कोशिकाओं तक इन कार्बनिक कंपाउंडों के साथ साथ ऑक्सीजन को पहुंचाते हैं, और वहां बनने वाले, जैसे CO2 बनता है या ऑक्सीकरण के फलस्वरूप बनने वाले बहुत सारे अनवांटेड मटेरियल्स को एलिमिनेट करने का काम भी, मतलब जो होता है कि बाहर निकालने का काम भी किया जाता है। तो जो पोषण हुआ, श्वसन हुआ, परिवहन हुआ, पोषण के थ्रू हम लोगों को ये कंपाउंड मिला, श्वसन के थ्रू हम लोगों को ऑक्सीजन मिला, जिससे हमने क्या किया कि कार्बन, जो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उनको ऑक्सीकृत किया, जिससे एनर्जी का उत्पादन। यहां तक आते आते बहुत सारे ऐसे अनवांटेड मटेरियल्स बन जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए टॉक्सिक होते हैं, जिनकी हमारे शरीर की कोई आवश्यकता नहीं होती है। पहला हम लोगों ने CO2 की चर्चा की थी, जिसे हम लोगों ने श्वसन के द्वारा बाहर निकाल दिया था। लेकिन जब हम लोग प्रोटीन का ऑक्सीकरण करते हैं
तो प्रोटीन थोड़ी सी हम लोग चर्चा करेंगे कि प्रोटीन जो होता है जब वो ऑक्सीकृत होता है, जब वो टूटता है, डाइजेस्ट होता है, सबसे पहले जब वो पाचित होता है तो वो टूट जाता है एमिनो एसिड में। एमिनो एसिड का मतलब है कि इसमें टर्म जुड़ा हुआ है एमिनो। एमिनो का मतलब है कि इसके साथ यानी कि कोई ना कोई एमीन ग्रुप जुड़ा हुआ, यानी कि अमोनिया NH2 जुड़ा होगा। तो इसको, ये जो अमोनिया होता है अगर हमारे शरीर में एक्यूमुलेट होता है तो हमारे शरीर के लिए टॉक्सिक हो जाता है। तो कोई भी जो मटेरियल्स है जो हमारे शरीर के लिए टॉक्सिक है, हमारे शरीर में एक वेल डेवलप्ड सिस्टम होता है हायर ऑर्गेनिज्म में, जिसके द्वारा उस टॉक्सिक मटेरियल्स को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। तो ये जो अमोनिया होता है इसको कई अलग अलग जीवों में विभिन्न रूपों में क्या किया जाता है, उत्सर्जित किया जाता है। कौन कौन सा रूप हो सकता है? तो पहला रूप जो होता है जिसको हम लोग कहते हैं यूरिया, ये यूरिया के रूप में भी उत्सर्जित हो सकता है। दूसरा, ये अमोनिया के रूप में भी उत्सर्जित हो सकता है। और तीसरा, ये यूरिक एसिड के रूप में भी उत्सर्जित हो सकता है। तो जो जीव इसको यूरिया के रूप में उत्सर्जित करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं यूरियोटेलिक। जो अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं अमोनोटेलिक, और जो यूरिक एसिड के रूप में इसको उत्सर्जित करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं यूरिकोटेलिक। तो यानी कि जो जैव प्रकारों के अंदर जो चौथा प्रोसेस आता है, इंपॉर्टेंट प्रोसेस आता है, वो है उत्सर्जन, यानी कि एक्सक्रीशन। यानी कि चौथा जो जैव प्रकरण है वो है एक्सक्रीशन, वो है एक्सक्रीशन, जिसके द्वारा जो हमारे शरीर में एनर्जी उत्पादन के दौरान बनने वाले अवांछित पदार्थों को एलिमिनेट किया जाता है। क्या किया जाता है? अवांछित पदार्थों को एलिमिनेट किया जाता है। तो ये जो पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, ये जो मुख्य जैव प्रोसेस हैं जिसको हम लोग जानते हैं, जो जैव प्रोसेस हैं वो मुख्य जैव प्रोसेस हैं जिसके द्वारा सीधा सीधा जो मेन इनका टारगेट है वो है कोशिकाओं के लिए एनर्जी का उत्पादन करना, जिससे हमारे शरीर में अनुरक्षण की प्रक्रिया, कोशिकाओं के विकास की प्रक्रिया, शरीर के वृद्धि की प्रक्रिया, ये सारी प्रक्रियाएं संपन्न हो पाती हैं। तो ये चार मुख्य प्रोसेस हैं जिसको हम लोग जैव प्रोसेस में जानते हैं। तो आगे हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे। प्लांट्स में भी ये पोषण कैसे होता है, प्लांट्स में कैसे होता है, एनिमल्स में कैसे होता है। तो ये चारों प्रोसेस हम प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये आप लोगों के बायो प्रोसेस का एक ओवरव्यू था जिसे आप लोग पहले स्टडी करेंगे। अगले क्लास में फिर हम लोग पोषण से डिटेल में चर्चा शुरू करेंगे।